नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू कैफे पर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमने एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए पूछे जाने वाले इंग्लिश के पेपर में वर्कअप का एक सीरीज चालू कर रखा है, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर 4 वीडियोस डाल रखा है। आज ये हम 5वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपने पुराने 4 वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना पेन और कॉपी ले लीजिए। और आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है दोस्तों? आज का हमारा जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है एक्यूज्ड। क्या है? एक्यूज्ड, जिसका मीनिंग है ACCUSED। एक्यूज्ड ये क्या है? नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह ये प्रयोग किया जाता है ना। इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी में आरोपी या अभियुक्त या मुलजिम, यानी जिस पर किसी अपराध या गलती का कानूनी आरोप लगाया गया हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्यूज्ड बोलते हैं। क्रिमिनल के लिए एक प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। एक्यूज्ड का इस्तेमाल कानूनी या औपचारिक संदर्भों में उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिस पर किसी अपराध, क्राइम या गैर कानूनी काम का आरोप मढ़ा गया हो। यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई गैर कानूनी काम करने का अपराध लगा गया, आरोपित हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूज। देखिए आगे देखिए, लेकिन कोर्ट द्वारा अभी तक उसे दोषी साबित न किया गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक्यूज यानी कि उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया लेकिन अभी तक वो कोर्ट से उसके ऊपर वो गिल्टी है या दोषी है ऐसा साबित नहीं हुआ हो। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से ध्यान रखें कि इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट या एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द एक्यूज्ड वाज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट आफ्टर द पुलिस गैदर्ड सब्सटेंशियल एविडेंस अगेंस्ट हिम। यानी पुलिस द्वारा खिलाफ में पर्याप्त सबूत जुटाए जाने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ठीक है। तो एक्यूज्ड वर्ड है, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है। इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है आरोपी या फिर मुलजिम। ठीक है। चलिए आगे हम इसका जितना भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है उसको देखेंगे दोस्तों। तो इसके जितने भी सिनोनिम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है अरेंड, ARRAI। पहला है दोस्तों सिनोनिम अरेंड, ARRAIGNED। अरेंड यानी अदालत में आरोपित। इसको अदालत में आरोपित कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अरेंड बोलते हैं। फिर कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी अपराधी। इनक्रिमिनेटेड, इनक्रिमिनेटेड यानी दोषी ठहराया हुआ, इनक्रिमिनेटेड। ठीक है। अलेज्ड यानी कथित तौर पर आरोपी, यानी जिसपे कोई एलिगेशन लगा हो, है ना, उसको बोलते हैं। फिर है सस्पेक्ट यानी संदिग्ध व्यक्ति जिसपे कोई संदेह हो। चार्ज यानी आरोपित। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है डिनाउंस्ड, डिनाउंस्ड यानी निंदित या आरोपित। इम्प्लीकेटेड यानी अपराध में लिप्त, इम्प्लीकेटेड यानी अपराध में लिप्त। ठीक है। फिर आइए सेंसर्ड यानी निंदित या दोषी, है ना, जिसके ऊपर कोई दोष लगाया है उसको क्या बोला जाता है? सेंसर्ड यानी, या फिर जिसकी निंदा की गई हो। फिर लायबल, लायबल यानी कानूनी जिम्मेदार। ब्लेम्ड यानी दोषी ठहराया गया। साइटेड यानी अदालत में तलब किया गया हो, है ना, जो अदालत में तलब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साइटेड। फिर इंडाइटेड, इंडाइक्टेड यानी औपचारिक रूप से आरोपित। औपचारिक रूप से आरोपित जो है उसको इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इंडाइक्टेड। इम्पीच्ड यानी जिसमें महाभियोग चलाया गया। जैसे हमारे राष्ट्रपति पे महाभियोग चला जाता है ना, इम्पीचमेंट, उसी को क्या बोला जाता है ना, इम्पीच्ड। इनकल्पेटेड, इनकल्पेटेड यानी अपराध में फंसाया हुआ, इनकल्पेटेड यानी अपराध में फंसाया हुआ। फिर मेल फैक्टर यानी कुकर्मी, MELEFACTOR, मेल फैक्टर यानी कुकर्मी। आगे देखिए अरेनेबल, अरेनेबल यानी जिस पर मुकदमा चल सके, है ना, ARRAIGNABLE, अरेनेबल यानी जिस पर मुकदमा चल सके। फिर है डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट यानी डिलिंक्वेंट इसको प्रोनाउंस किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? डिलिंक्वेंट, जिसका मतलब होता है अपराधी या किशोर। ठीक है। डिलिंक्वेंट, DELINQUENT।
QUENTD लिक्विड। फिर क्रिमिनेटेड, क्रिमिनेटेड यानी अभिशंसित, क्या होता है दोस्तों, अभिशंसित होता है। अटेंटेड, अटेंटेड यानी दागी या कलंकित, है ना, जिसके ऊपर कोई कलंक लगा हो उसको क्या बोलते हैं, अटेंटेड। क्रिमिनेटिव यानी दोषारोपण करने वाला, और इम्प्लाइड यानी अंतर्निहित आरोपी, इनकल्पेबल यानी दोषारोप योग्य, और फेलोनियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फेलोनियस, जिसका मतलब होता है दुराचारी या पापी। दुराचारी या पापी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फेलोनियस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है उसको हम यहाँ पे एक बार में देख लेते हैं। पहला है डिफेंडेड, डिफेंडेड यानी जिसका बचाव किया जा सके, यानी जिसका बचाव किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेड। पार्डन यानी क्षमा किया गया, जैसे ना पार्डन होता है क्षमा मांगने का, तो ऐसे पार्डन यानी क्षमा किया गया। ब्लेमलेस यानी दोष रहित, ब्लेम करना यानी दोष, दोषित करना, और अगर दोष रहित है या निष्कलंक है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लेमलेस बोलते हैं। विंडिकेटेड, विंडिकेटेड यानी सही या बेगुनाह साबित होना, कोई अगर सही या बेगुनाह साबित होता है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, विंडिकेटेड। क्लियर यानी बेदाग साफ मालूम है दोस्तों। फ्री यानी बंधन मुक्त या आजाद, ठीक है, फ्री। अगला है गिल्टलेस, गिल्टलेस यानी अपराध रहित, गिल्ट यानी अपराधी, अपराध, है ना, और गिल्टलेस यानी अपराध रहित। रिलीज्ड यानी मुक्त किया गया, जिसको छोड़ दिया गया है या मुक्त कर दिया गया है किसी चीज को, क्या बोलते हैं, रिलीज्ड बोलते हैं। फिर अगला वर्ड है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यानी रिहा किया गया, क्या, जिसको रिहा कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। एग्जेम्प्टेड यानी दायित्व से छूट प्राप्त, जिसको किसी दायित्व से छूट प्राप्त होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एग्जेम्प्टेड। जस्टिफाइड यानी न्यायोचित। प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित किया हुआ, प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित किया हुआ। एक्विटेड यानी दोष मुक्त, है ना, एक्विटल हो जाना यानी दोष से मुक्ति हो जाना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइज्जत बरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइज्जत बरी, एक्विटेड, है ना। फिर एक्सोनरेटेड, एक्सोनरेटेड यानी पूरी तरह से आरोप मुक्त, अगर कोई 100%, है ना, पूरी तरह से आरोप मुक्त हो जाता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, एक्सोनरेटेड, एक्सोनरेटेड, ठीक है। एब्सॉल्व्ड यानी पाप या दोष से मुक्त, इंपॉर्टेंट है, ABSOLVED, एब्सॉल्व यानी पाप या दोष से मुक्त। फिर है एक्सकल्पेटेड, एक्सकल्पेटेड यानी निर्दोष साबित किया गया, अगर किसी को निर्दोष साबित किया जाए तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, एक्सकल्पेटेड, ठीक। फिर आइए इनकल्पेबल यानी जो दोषी ना हो उसको क्या बोलते हैं, इनकल्पेबल बोलते हैं। फिर अनरिप्रोचेबल, अनरिप्रोचेबल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है ये वर्ड, अनरिप्रोचेबल यानी दोष रहित, UNREPROACHABLE, अनरिप्रोचेबल, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है अनइम्पीचेबल, इम्पीचेबल यानी जिनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए, अनइम्पीचेबल यानी जिन्हें शक से परे, जिनके ऊपर महायोग नहीं चलाया जा सकता है, यानी जिनके ऊपर कोई शक या कोई, जिनके ऊपर दोष का कोई गुंजाइश नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अनइम्पीचेबल, ठीक। कल्पलेस यानी निष्कलंक, है ना, कल्पलेस यानी निष्कलंक या निर्दोष, है ना। इररिप्रोचेबल, इररिप्रोचेबल, IRR, क्या है, RREPROACHABLE, इररिप्रोचेबल को बोलते हैं त्रुटिहीन या बेदाग। इम्यून यानी कानूनी दायित्व से मुक्त, रिडीम्ड यानी सुधरा हुआ या फिर मुक्त, और इनोसेंट यानी बेगुनाह। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों वो है कल्पलेस, इररिप्रोचेबल, अनइम्पीचेबल, अनरिप्रोचेबल, ये दो बार हो गया क्या, हाँ, नहीं, अन और इर दोनों का मतलब होता है दोष रहित। इनकल्पेबल, एक्सकल्पेटेड, एब्सॉल्व्ड, एक्सोनरेटेड, एक्विटेड, है ना। उसके बाद आप यहाँ एग्जेम्प्टेड और विंडिकेटेड और डिफेंडेड, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसका बार बार रिवीजन करिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी आपको मौका मिले, आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने में, फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड इडियम्स और फ्रेजेस देख लेते हैं। पहला जैसे अंडर ए क्लाउड, क्या है दोस्तों, अंडर ए क्लाउड, इसका मतलब होता है शक के दायरे में, क्या होता है, शक के दायरे में बदनाम होना। अंडर सस्पिशियन और इन डिकेड, और इन डिकेड, ठीक। तो इसको लॉजिक हमने इस बार क्या किया है दोस्तों, कि लॉजिक भी सामने ही लिख दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो।
जैसे अंडर ए क्लाउड, एक आरोपी के सिर पर हमेशा एक काला बादल मंडरा रहा है जो धूप को रोक देता है, हर कोई उसे शक की निगाह से देखता है। तो अंडर ए क्लाउड को ऐसे समझना है कि जैसे एक आरोपी है, उसके ऊपर हमेशा क्या होता है, काला बादल मंडराता रहता है, ताकि जो उसका एक भरोसा है, उसको लगता है कि मैं, मेरे ऊपर धूप आएगा बादल हटने से और मैं दोष मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा है इन द डॉग, क्या है दोस्तों, इन द डॉग यानी कटघरे में होना, भारी जांच का सामना करना, यानी ऑन अ ट्रायल इन कोर्ट और अंडर सीवियर स्क्रूटनी एंड क्रिटिसिज्म। तो डॉग क्या होता है, अदालत का वह घेरा होता है जहां आरोपी खड़ा होता है। जब कोई अपनी किसी बड़ी गलती के कारण पूरी दुनिया की कई सवालों के घेरे में आ जाए तो वह इन द डॉग होता है, ठीक है। तो जो अदालत में, जिसमें आप देखेंगे कि मुलजिम या फिर क्लाइंट, क्लाइंट जो है कि खड़े होके जो अपना स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक बोलते हैं। तो इन द डॉक यानी कटघरे में कोई खड़ा, तो क्या है, वो कटघरे में होना, यानी उसके ऊपर बहुत भारी जांच होगा, है ना। तीसरा है पॉइंट द फिंगर एट, यानी उंगली उठाना या सीधा दोष रोपण करना। इंग्लिश में बोलता है टू एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल, यानी बिना कुछ बोले बस किसी की तरफ उंगली उठा देना। यह सीधा और प्रत्यक्ष रूप से यह इशारा करता है कि यही वो आरोपी है जिसने गड़बड़ की है। यानी अगर हम किसी से कोई सवाल जवाब न करें और डायरेक्ट उसकी तरफ उंगली उठा दे, तो इसका मतलब हुआ कि हम ये साबित कर रहे हैं कि वह जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या है, वही गलती किया है, उसी ने कोई गड़बड़ी किया है, वही आरोपी है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, पॉइंट द फिंगर एट। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड, क्या है, कैच रेड हैंडेड यानी रंगे हाथ पकड़ना, यानी अपराध करते हुए पकड़ना। टू डिस्कवर समवन इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, यानी किसी को क्राइम करते हुए पकड़ने को क्या बोलते हैं, कैच रेड हैंडेड है। नहीं बोलते हैं कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, रेड हैंडेड पकड़ा है। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को रंगे हाथ पकड़ना। यानी यह शब्द पुराने समय में आया जब किसी हत्यारे या चोर के हाथों पर शिकार का असली खून लाल रंग लगा होता था और उसे सबूत ढोने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी उसने कोई मर्डर किया और उसके हाथ में लाल रंग लगा है, तो इससे क्या, जब वो पकड़ा गया तो उसको लगा कि हाँ ये लाल हाथ से पकड़ा, यानी लाल रंग इसका हाथ में लगा हुआ है, तो ये रंगे हाथ पकड़ा गया। नेक्स्ट है स्मोक एंड मिरर्स, आंखों में धूल झोंकना, सच छिपाने का भ्रम। तो डिसेप्टिव और कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन यूज्ड टू कंसील द ट्रूथ, जैसे जादूगर धुएं और शीशों का खेल दिखाकर असली हरकत छिपा देता है, वैसे ही चालाक आरोपी भारी भरकम शब्दों का जाल बुनकर अपना जुर्म छुपा लेता है। तो यानी स्मोक एंड मिरर को कैसे समझना है कि धुएं और शीशे का प्रयोग कर कर जैसे कोई जादूगर अपना खेल दिखाकर असली जो हरकत होता है उसको छिपा लेता है ना। जो जादूगर होता है क्या करता है दोस्तों, वो धुआं और शीशा ये सब का प्रयोग करके जो जो रियल में जो चीजें हो रही है उसको छिपा लेता है और हमें क्या दिखाई देता है, उसकी बनाई हुई जाल। तो वैसे ही क्या होता है, स्मोक एंड मिरर का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला है अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल मेंटेनिंग देयर पोजीशन अगेंस्ट एन एक्विजिशन इन अ लॉसूट, यानी वह व्यक्ति या पक्ष जिस पर किसी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा हो और उसे अपने बचाव में दलील दे रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। यानी कौन व्यक्ति, जैसे आप वो व्यक्ति हैं, यानी जैसे मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति, मेरे ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है और मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है और मैं उस मुकदमे के बचाव में दलील दे रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, डिफेंडेंट हूँ, क्या हूँ, प्रतिवादी। क्या बोलते हैं, प्रतिवादी या प्रतिरक्षक। दूसरा है फॉर्मली एक्यूज ऑफ आर चार्ज विथ अ सीरियस क्राइम बाय अ लीगल प्रोसेस, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति पर किसी गंभीर अपराध का औपचारिक रूप से आरोप लगना, इसको क्या बोलते हैं, इंडिक्ट बोलते हैं, यानी औपचारिक रूप से आरोपित करना। ठीक है, यानी अगर कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर आरोप लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है चार्ज अ होल्डर ऑफ अ हाई पब्लिक ऑफिस, यानी लाइक अ प्रेसिडेंट विथ मिसकंडक्ट और ट्रिजन, यानी किसी उच्च सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति पर दुराचार या देशद्रोह का औपचारिक कानून आरोपित करना, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पीच। जैसे राष्ट्रपति पे क्या होता है, इम्पीचमेंट लागू होता है ना, तो इम्पीच मतलब होता है महाभियोग चलाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू ऑफिशियली स्टेट समबॉडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, यानी गहन जांच के बाद अगर आधिकारिक रूप से यह घोषणा क्या कोई करता है कि ये जो व्यक्ति है पूरी तरह से निर्दोष है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोनरेट बोलते हैं, यानी दोष मुक्त करना या बाइज्जत बरी करना। यानी बाइज्जत बरी करना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों, एक्सोनरेट बोलता है। क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन
assertion made by a party in a legal proceeding which they intended to prove but is currently unprovable, यानी कानूनी कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा लगाया गया वह आरोप जिसे अभी तक साबित करना बाकी हो। यानी अगर किसी आदमी के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, अगर वो अभी तक साबित नहीं किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं? एलिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिगेशन, यानी आरोप या कथित बयान। यानी अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ, क्या है? केवल एक एलिगेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ असाइनिंग गिल्ट और ब्लेम टू समवन मेकिंग देम लुक रेस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम, यानी किसी व्यक्ति को किसी अपराध या गलती में फंसाने या उसे दोषी ठहराने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इनकल्पेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दोषारोपण, अपराध में फंसाना। इनकल्पेशन यानी अपराध में फंसाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है स्लाइड रूट वर्ड एनालिसिस। तो आज का रूट वर्ड है कॉस क्यूज। क्या क्या पढ़ेंगे इसको? कॉस पढ़ेंगे, CUSC पढ़ेंगे, कल्प पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है रीजन या ब्लेम और फॉल्ट, यानी कारण, दोष या कसूर। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं, जैसे कल्पेबल यानी कसूरवार, है ना। दूसरा है एक्सकल्पेट यानी एक्स यानी आउट, कल्पेट यानी निर्दोष, दोष, है ना, दोष या कसूर, तो यानी दोष मुक्त या निर्दोष। तो कल्प यानी होता है दोष, अगर एक्स वर्ड लगा दिया तो दोष मुक्त होता है। इनकल्पेट यानी इन यानी इनटू, कल्प यानी दोषित यानी दोषी ठहराना। तो इनकल्पेट एक्सकल्पेट का क्या है? विलोम वर्ड है, यानी विलोम शब्द है। मेया कल्प, मेया कल्प यानी थ्रू माई फॉल्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ वंस ओन फॉल्ट और एरर, यानी अपनी गलती की स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति को क्या बोलते हैं? मेया कल्प बोलते हैं। मेया कल्प, MEACULP। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा लड़ाई हो जा रहा है और आप अपने गलती को स्वीकार करते हैं तो इसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, मेया कल्प, है ना, मेया कल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड है दोस्तों अवरिस। एवरिस यानी होता है लालच। ये कैसा वर्ड है? एक नाउन है, समझा। एवरिस, AVARICE, एवरिस यानी लालच, है ना। धन, लोभ या कंजूसी, पैसा या संपत्ति इकट्ठा करने की तीव्र और आधी अंधी इच्छा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अवेरिस का इस्तेमाल केवल सामान्य भूख या किसी चीज की चाहत के लिए नहीं होता। इसका प्रयोग विशेष रूप से धन, संपत्ति और भौतिक चीजों को पाने के उस अत्यधिक और अनियंत्रित लालच के लिए किया जाता है जहाँ व्यक्ति चीजों को केवल इकट्ठा करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे दूसरे का नुकसान ही करना क्यों ना करना पड़े, है ना। यानी यह 7 महापापों, 7 डेडली सिन में से एक माना जाता है। यानी ये कोई भूख का चाहत नहीं है, लालच नहीं है, क्या है? धन, संपत्ति और भौतिक चीजों को पाने का बहुत ही अत्यधिक लालच को कहा जाता है। ठीक है, जहाँ व्यक्ति क्या करता है? चीजों को केवल इकट्ठा करना चाहता है, चाहे उसके लिए उससे दूसरे का नुकसान करना भी गलत नहीं लगता, यानी सही लगता है। ठीक, इसका वर्ड यूज देखते हैं। द कारपोरेट स्कैंडल वाज ड्रिवन entirely by the CEO's unbridled avarice which ultimately led to the company's ruin, यानी कारपोरेट घोटाला पूरी तरह से CEO के अनियंत्रित धन लोभ से प्रेरित था, जिसने अंततः अब कंपनी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूज हुआ है एवरिस, यानी धन लोभ, है ना, धन लोभ। चलिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, ग्रीड है यानी लोभ या लालच, ग्रीडीनेस यानी लालचीपन, है ना, माइजरलीनेस यानी कंजूसी, जो माइजर होते हैं कंजूस बोलते हैं ना, तो माइजरलीनेस यानी कंजूसी, उनके अंदर बहुत लालच होता है, वो कैसे होते हैं? कंजूस होते हैं, है ना। स्टिंजीनेस, स्टिंजीनेस यानी संकीर्णता या कंजूसी, STINGINESS, स्टिंजीनेस यानी कंजूस या संकीर्णता। इंपॉर्टेंट वर्ड है। होर्डिंग यानी जमाखोरी, HOARDING, होर्डिंग यानी जमाखोरी। क्लोजनेस यानी कड़ापन, या है ना, पैसों में कड़ापन क्या बोलते हैं? क्लोजनेस बोलते हैं। फिर ग्रेस्पिंगनेस, ग्रेस्पिंगनेस यानी हड़पने की चाह, क्या होता है दोस्तों? हड़पने की चाह, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर नेक्स्ट है सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ परता, स्वार्थ परता, है ना। पोसेसिवनेस यानी अधिकार की भावना, पोसेशन करना यानी अधिकार करना, तो पोसेसिवनेस यानी अधिकार की भावना। प्रीडेसिटी, प्रीडेसिटी यानी लूटने की आदत, लूटने की आदत के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? प्रीडेसिटी, PREDACITY। अगला है ग्लटनी यानी
पेटपन, पेटूपन या अतिलोभ, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, जिनका पेट बहुत निकल जाता है, ऐसे सोच लीजिए। तो कैसे होगा, ग्लटनी है ना, ग्लटनी यानी अति लोभ को क्या बोलते हैं, ग्लटनी। फिर है ईगरनेस, ईगरनेस यानी तीव्र लालसा, लालसा, तीव्र लालसा के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ईगरनेस होता है। फिर क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी यानी तीव्र धन लोभ, तीव्र धन लोभ के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है दोस्तों, क्यूपिडिटी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। फिर कवेटसनेस, कवेटसनेस, COVETOUSNESS, कवेटसनेस यानी पराया धन ताकने की इच्छा, पराया धन के ऊपर नजर होता है ना जिनका, उनको क्या बोलते हैं, कवेटनेस, कवेटसनेस, है ना। वोरासिटी, वोरासिटी यानी पेटूपना, क्षुधा, है ना, वोरासिटी, VORACITY। एविडिटी यानी होता है उत्सुकता या तीव्र लालच, क्या बोलते हैं, एविडिटी बोलते हैं। फिर आता है गवर्मेंटिज्म, गवर्मेंटिज्म यानी भुक्खड़पन, गवर्मेंटिज्म यानी भुक्खड़पन यानी बहुत लालच होना। फिर है इंसेटिएबिलिटी, इंसेटिएबिलिटी का मतलब होता है अतृप्त, है ना, जो तृप्त नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, इंसेटिएबिलिटी बोलते हैं। रुपैसिटी यानी, रपैसिटी यानी अति लोभी या लुटेरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रपैसिटी बोलते हैं, है ना। पेन्यूरियसनेस, पेन्यूरियसनेस यानी घोर कंजूस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। मीनिंग है PENURIOUSNESS, है ना, पेन्यूरियसनेस, है ना। फिर आ जाइए एक्विजिटिवनेस, एक्विजिटिवनेस यानी संग्रह वृत्ति, एक्विजिटिवनेस यानी संग्रह वृत्ति, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, देख लीजिएगा। ACQUISITIVENESS, है ना, इसका मतलब होता है संग्रह वृत्ति। फिर है पार्सिमोनी, पार्सिमोनी यानी किफायत या कड़ा धन, पार्सिमोनी मतलब क्या होता है, किफायत होता है, ठीक है। चार्लिसनेस यानी नीचता या संकीर्णता, नीचता और संकीर्णता के लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, चार्लिसनेस। फिर आइए रेपेशियसनेस यानी पेटू लोग, पेटू लोग के लिए क्या बोला जाता है, रेपेशियस, RAPACIOUSNESS, रेपेशियसनेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें से आप लोग को जो अपने पहली बार सुना उसको अपने कॉपी में नोट करते हुए चलो, उसको प्लीज बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करिए। सुबह में कर लीजिए एक बार, शाम को कर लीजिए, फिर 3 दिन बाद एक बार कर लीजिए, ऐसे आप करते जाएंगे तो आपको कभी ये वर्ड्स भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, विलोम शब्द। पहला है जेनरोसिटी, जेनरोसिटी यानी उदार, जो बहुत जेनरस होता है उसको क्या बोलते हैं, उदार बोलते हैं ना, तो उदारता को बोलते हैं जेनरोसिटी, GENEROSITY। चैरिटी यानी दान पुण्य, शेयरिंग यानी मिल बांटकर खाना, फेयरनेस यानी निष्पक्षता, गिविंग यानी देने की प्रवृत्ति, मर्सी यानी दया करुणा, काइंडनेस यानी दयालुता, पढ़ा हुआ दोस्तों, हेल्पफुलनेस यानी सहायक प्रवृत्ति, गुडविल यानी सदिच्छा या भलाई के लिए क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अनसेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थी, अनसेल्फिशनेस यानी निस्वार्थ भाव, याद होगा आपको। मॉडरेशन यानी संयम या संतोष, जो बहुत मॉडरेशन वाले होते हैं ना, मॉडरेट, संयम, है ना, जिसको अगर हम पढ़े थे मॉडरेट फेज, हिस्ट्री में पढ़े हैं सर, क्या मॉडरेट फेज 1885 टू 1905 तक, है ना। तो वैसे फिर कंटेंटमेंट यानी संतोष या तृप्ति के लिए क्या बोलते हैं, कंटेंटमेंट बोलते हैं। फिलेंथ्रोपी यानी परोपकार या जनहित, फिलेंथ्रोपी यानी परोपकार या जनहित। अल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता, अल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता। फिर बाउंटीफुलनेस यानी मुक्त हस्तदान, बाउंटीफुलनेस यानी मुक्त हस्तदान। फिर लिबरलिटी, लिबरलिटी यानी खुला दिल या उदारता को क्या बोलते हैं, लिबरल होता है ना, तो वैसे लिबरलिटी। हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी। एसेटिसिज्म यानी, एसेटिसिज्म यानी वैराग्य संन्यास, एसेटिसिज्म यानी वैराग्य संन्यास, ASCETICISM, इसको याद रखिए वर्ड, है ना, ASCETICISM, एसेटिसिज्म यानी वैराग्य संन्यास। अगला वर्ड है म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस यानी अत्यंत प्रचुर या प्रचुर दानशीलता है, MUNIFICENCE, म्यूनिफिसेंस यानी अत्यंत प्रचुर दानशीलता। मैग्नानिमिटी, मैग्ना निर्मिटी, निर्मिटी नहीं दोस्तों, निमिटी है, मैग्नानिमिटी यानी महानुभावता यानी विशाल हृदय, क्या बोलते हैं, मैग्नानिमिटी। फिर बेनेफिशियंस, बेनेफिशियंस यानी उपकार या भलाई करना, बेनेफिशियंस यानी उपकार या भलाई करना, हाँ। सेल्फलेसनेस यानी आत्महीनता। फिर है
ऑब्स्टेमिशियसनेस, है ना, ऑब्स्टेमियसनेस, मियसनेस, ऑब्स्टेमिशियसनेस होगा, ये प्रोनाउंसिएशन गलत लिख दिया है। तो स्पेलिंग क्या है इसका मीनिंग, ABSTEMICI, ऑब्स्टेमिशियस, OUSNESS, है ना। यानी होता है मिताहार या संयम। फिर सेल्फ डिनायल यानी आत्मत्याग। आत्मत्याग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्फ डिनायल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको देख लीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद है ना बेनिफिशेंस हो गया, मैग्नानिमिटी, मिनिफिसेंस, है ना, एसेटिसिज्म, हॉस्पिटैलिटी, लिबरलिटी, बॉन्टीफुलनेस, अल्ट्रुइज्म, फिलैंथ्रोपी, है ना। उसके बाद बाकी इधर के सारे वर्ड आपने पढ़े हुए हो गया। जेनरसिटी देख लीजिएगा और चैरिटी देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे जुड़े रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या क्या है। पहला है ग्रीड इज ए बॉटमलेस पिट। पहला है दोस्तों, ग्रीड इज ए बॉटमलेस पिट, यानी लालच का कोई अंत ना होना। तो यानी डिजायर फॉर वेल्थ दैट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, यानी धन के लिए जो लालच है वो कभी क्या होता है दोस्तों, समाप्त नहीं होता। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्रीड इज ए बॉटमलेस पिट। तो लॉजिक देखिए, एक ऐसे गहरे कुएं की कल्पना करें जिसका कोई तल यानी बॉटम नहीं है। आप उसमें जितना भी धन एवरेस्ट डाल डाल लें यह कभी नहीं भरेगा। ठीक है, तो ग्रीड इज अ बॉटमलेस पिट यानी का मतलब होता है कि लालच का कोई अंत न होना। दूसरा है मिडास टच, यानी हर काम में भारी मुनाफा कमाना है, धन कमाने की सनक। तो द एबिलिटी टू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ एनीथिंग वन अंडरस्टैंड। तो लॉजिक देखिए, राजा मिदास को सोने का इतना लालच था, लालच यानी एवरिस, कि उसने वरदान मांगा कि वह जिस चीज को छुए वह सोना बन जाए। यह तीव्र धन लोभ का प्रतीक है। तो यानी मिडास टच यानी हर काम में भारी मुनाफा कमाना, फिर धन कमाने की बहुत ही तीव्र लालच हो, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, यानी अत्यधिक लालच में आकर मुनाफे का जरिया ही खत्म कर देना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू बिकॉज यू आर ग्रीडी। तो इसको ऐसे देखिए, उस मूर्ख किसान की कल्पना करें जिसने रोज एक सोने का अंडा देने वाली बत्तख को एक ही बार में सारा सोना निकालने के लालच में क्या करता है, काट देता है। इसके लिए क्या बोलते हैं, किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, है ना। उस सोने वाला के अंडा देने वाले बत्तख को ही मार देता है किसान। उसको लगता है कि मैं क्यों, डोली ये एक एक सोने का अंडा देता है, क्यों ना इसका पेट फाड़ के इसके अंदर से जितना सोना है एक ही बार में निकाल के बहुत अमीर बनना जा सके। ठीक है, अगला है लाइन वंस पॉकेट, यानी गलत तरीके से अपनी जेबें भरना। तो टू अर्न मनी डिसऑनेस्टली स्पेशली बाय मिसयूजिंग वंस पोजीशन, यानी एक भ्रष्ट अधिकारी की छवि को अपनी कुर्सियों का फायदा उठाकर केवल अपने कुर्ते की जेबों में नोट ठूस रहा है ना। तो इसको समझ जाएंगे, लाइन वंस पॉकेट। नेक्स्ट है आईज आर बिगर देन वंस स्टमक, यानी क्षमता से अधिक पाने का लालच करना। तो जो हमारी आंखें वो क्या करती है, अपने पेट की क्षमता से ज्यादा देख लेती है, यानी जो अत्यधिक लालच, यानी अपने औकात से बाहर की लालच कर लेना। इसका इंग्लिश में है टू डिजायर और टेक मोर ऑफ समथिंग दैट वन कैन एक्चुअली हैंडल और कंज्यूम, यानी थाली में भूख से ज्यादा खाना सिर्फ इसलिए भर लेना क्योंकि आंखें उस भोजन को देखकर ललचा रही है। तो आइज आर बिगर देन वन स्टमक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लालच होना, यानी आप यही सोचिए, लॉजिक ये है कि पेट से ज्यादा लालची क्या होता है, आंख होता है, क्योंकि आंख जो जो देखता है उसको वो चाहिए होता है। पेट का क्या है, पेट भर गया तो फिर उसको किसी भी चीज की लालच नहीं रहती है ना। आगे बढ़ते हैं, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। पहला वर्ड है डेफिनेशन, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन, यानी धन या भौतिक लाभ के लिए अत्यधिक और अंधा लालच क्या बोलते हैं, अवेरिस बोलते हैं ना, अवेरिस। दूसरा, अ पर्सन हु होर्ड्स वेल्थ एंड स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, यानी वह व्यक्ति जो धन को केवल इकट्ठा करता है और बिल्कुल खर्च नहीं करता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, माइजर यानी कंजूस बोलते हैं। यानी कंजूस, सीधी सी बात है, माइजर यानी कंजूस, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। वन हु लव्स मैनकाइंड एंड डोनेट मनी, प्रॉपर्टी एंड टाइम टू हेल्प अदर, वह व्यक्ति जो पूरी मानव जाति के से प्रेम करता है और उसकी मदद के लिए धन दान देता है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। स्पेलिंग देखिए, PHILANTHROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी जनहितैषी या परोपकारी। नेक्स्ट है एन insatiable desire to consume or possesses more than what one require, especially food or wealth, यानी अपनी जरूरत से बहुत अधिक खाने या संपत्ति रखने की तीव्र और अतृप्त इच्छा है। यानी हम लोग बोलते हैं ना, जितना चादर उतना पैर फैलाना चाहिए,
फैलाना चाहिए। तो वही वाली बात है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की इच्छा रखना है ना, उसको बोलते हैं वोरासिटी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वोरासिटी, यानी पेटूपन या तीव्र लालच या लालसा। Having or showing an excessive desire to willingly possesses thing belonging to other, यानी दूसरों की चीजों या संपत्ति को हड़पने की तीव्र इच्छा दिखाना, इसको बोलते हैं कोवेटस। कोवेटस यानी परधन लोभी, परधन दूसरे के धन का जो लोभी होता है उसके लिए कोवेटस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक सेकंड दोस्तों। A person who believes that the pursuit of pleasure and wealth is the most important thing in the life, यानी वह व्यक्ति जो मानता है कि जीवन में केवल सुख और भौतिक संपत्ति पाना ही सबसे बड़ा बात होता है, उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट, बोलते हैं यानी सुखवादी या भोगवादी। हेडोनिस्ट यानी सुखवादी या भोगवादी उसको बोलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा रूट वर्ड एनालिसिस का। तो आज अभी का जो रूट वर्ड है अवेयर है, यानी टू डिजायर, इगरली और क्रेव, यानी तीव्र इच्छा करना है, तड़पना। अगर कहीं भी AVERE आता है तो वहां पे इसका रूट वर्ड का मतलब होगा कि तीव्र इच्छा या करना, सॉरी, या तड़पना। तो इससे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है देख लीजिए, एविड, इसका मतलब होता है उत्सुक या परम अभिलाषी, उसको बोलते हैं अविड बोलते हैं। और एविडिटी यानी होता है तीव्र उत्सुकता या ललक को एविडिटी बोलते हैं। एवेरी, एवेरिसिस, एवेरिसियस, एवेरिसियस, इसका मतलब होता है धन का भूखा या घोर लालची, इसके लिए क्या बोलते हैं, एवेरिसियस। एवर्ट यानी होता है कि टू रन अवे आर प्रिवेंट डिजास्टर, यानी टाल देना, एवर्ट करना यानी टाल देना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो है कि डेली वोकेब का ये डोज खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, ताकि आपकी तैयारी अच्छी बनती चले। और कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये कहाँ पे यूज होगा, तो ये आपका वोकेब बढ़ेगा। अगर वोकेब बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिक जितने भी ऐसे एग्जाम एक दिवसीय जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता है आप उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है दोस्तों। सुबह वोकेब पोस्टमार्टम चलता है और शाम को हिस्ट्री का भी, NTPC का प्रीवियस ईयर चल रहा है जिसमें अभी हम हिस्ट्री करा रहे हैं, उसका भी हमने लगभग 3-4 वीडियो डाल दिया है। और एक और सूचना दोस्तों, आने वाले 3-4 दिनों तक मैं बाहर रहूँगा तो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, इसके लिए पहले से मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस इमरजेंसी को समझेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।